नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है शनिवार और डेट है नवंबर 25, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। फ्रंट पेज से आप पहली खबर पढ़ सकते हैं, बैटल ऑफ बैलेट्स इन डेजर्ट स्टेट टुडे। तो राजस्थान से रिलेटेड ये न्यूज़ है। आप जानते हैं कि राजस्थान में आज वोटिंग हो रही है और आपको जानना है कि 5.25 करोड़ वोटर्स हैं कुल राजस्थान के अंदर। और इस बार जो फील्डेड कैंडिडेट्स हैं वो हैं 1862। ये संख्या है फील्डेड कैंडिडेट्स की। आपको याद रखना है राजस्थान के अंदर अभी 199 सीटों के ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, इनके ऊपर वोटिंग की जा रही है और कुल 200 सीटें राजस्थान के असेंबली के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो इतना है, आपको ये जानना है। अब जो नतीजे आएंगे वो हमें दिसंबर में ही देखने को मिलेंगे। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड से। तो जो टनल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था सिलक्यारा टनल के अंदर उत्तराखंड में, वहां पर अभी भी रेस्क्यू नहीं करवाया जा सका है 41 मजदूर जो वहां पर फंसे हुए हैं। और कारण क्या है? तो कारण यह है कि जो ड्रिलिंग मशीन थी जिससे ड्रिलिंग की जा रही थी वो आगे आकर एक मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन से टकरा गई, जिसकी वजह से मशीन काम करना बंद कर गई और मशीन को काम करने से रोक दिया गया। जिसके बाद ये जो टनल रेस्क्यू ऑपरेशन था इसे हॉल्ट कर दिया गया और रुक गया। इसके बाद आज भी हमें ऐसा ही देखने को मिला कि सुबह से जद्दोजहद चालू थी लोगों को निकालने की, लेकिन आज भी सफलता हमें देखने को अभी तक नहीं मिली है। आगे एक खबर आ रही है, अफगानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली शट्स डाउन। तो आपको जानना है सबसे पहले अफगानिस्तान से क्या हुआ है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर से पहले वहां पर एक गवर्नमेंट चलती थी और अफगानिस्तान का पहले नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। अब इसके बाद जब यूएस अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाता है तो तालिबान वहां पर कब्जा कर लेता है और अपनी गवर्नमेंट वहां पर चलाने लगता है। जिसके बाद से देखने को मिला है कि जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की वो गायब हो जाती है, जो पहली गवर्नमेंट थी, और तालिबान का रूल वहां पर आ जाता है। इसे लेकर अब क्या है कि दिल्ली में जो एम्बेसी थी अफगानिस्तान की पहले वाले टाइम की वो करीबन 30 सितंबर से ही फंक्शनिंग बंद कर चुकी थी और अब परमानेंटली शट डाउन कर दिया गया। जब पूछा गया अफगानिस्तान के एम्बेसी के लोगों से तो उनका कहना था कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ये एम्बेसी अब बंद करनी पड़ रही है। अपना जो कॉन्सुलेट है इसे भारत के अंदर से हमें बंद करना पड़ रहा है। आगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो ओडिशा से न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। तो ओडिशा के अंदर एक प्रावधान किया गया वहां के एक लॉ में, और इस लॉ में सबसे पहले आप समझ लीजिए लॉ क्या है। लॉ ये है कि जो भी शेड्यूल्ड एरिया होगा उड़ीसा के अंदर, तो सबसे पहला लॉ क्या है कि इस एरिया के जो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं वो अपनी ज़मीन किसी भी नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब को नहीं दे सकते। तो आपको समझना है कि जो शेड्यूल्ड एरिया की ज़मीन है उसे क्या कहते हैं कि नहीं खरीदा जा सकता शेड्यूल्ड ट्राइब से अलावा किसी लोग के। लेकिन जो नवीन पटनायक गवर्नमेंट है उड़ीसा की, उसने एक संशोधन किया इस चीज़ में और उन्होंने इंक्लूड कर लिया कि और भी लोग आकर शेड्यूल्ड एरिया की ज़मीन खरीद सकते हैं जो नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से आएंगे। तो अब यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो इस चीज़ के लिए खिलाफ हो जाती हैं गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट को काफ़ी रोष देखने को मिलता है ट्राइबल्स के द्वारा। जिसके बाद नवीन पटनायक गवर्नमेंट जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है ये फैसला लेती है कि जो इसने फैसला लिया था उसे ये वापस खींच लेती है और अब जो पहले प्रावधान चल रहा था उसी प्रावधान से चीज़ें चलेंगी। मतलब क्या है कि जो नॉन ट्राइबल्स हैं वो ट्राइबल लैंड को नहीं ले सकते। आगे हम चलते हैं, तो यहाँ आप न्यूज़ देख सकते हैं। पहली स्टेट से हमारी न्यूज़ है, ओवर 45% ऑफ लंकन तमिल्स इन कैंप्स बॉर्न इन इंडिया। तो आपको यहाँ समझना है थोड़ा सा बैकग्राउंड। श्रीलंका और भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, यहाँ के श्रीलंका का अगर हम नॉर्थ पार्ट देखें और तमिलनाडु का हम साउथ पार्ट देखें तो यहाँ के लोग आपस में फैमिली लीनेज शेयर करते हैं जिन्हें हम श्रीलंकन तमिल्स भी कहते हैं। इसके बाद जब श्रीलंका में चीज़ें खराब होती हैं, वहाँ पर हालात खराब होते हैं, तो श्रीलंका से जो तमिल्स होते हैं वो भागकर तमिलनाडु पहुँच जाते हैं भारत के अंदर और वहाँ पर कैंपों में रहना शुरू हो जाता है। इसके बाद अब देखने को मिला है कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनकी जो कुल संख्या है भारत के कैंपों के अंदर, वहाँ 45% जो लोग हैं वो उन्हीं कैंपों में बॉर्न हुए हैं इंडिया के अंदर। तो आप समझ सकते हैं ये एक
क्राइसिस है। तमिल्स के अगर आप रिलेटेड मुद्दे पढ़ेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, तो आपको अगर इसके बहुत डीप बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन्हें कैसे श्रीलंका के अंदर परसिक्यूट करना शुरू कर दिया गया था वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा, जिसके बाद वो भागकर भारत में पनाह लेते हैं, तमिलनाडु में, और वहाँ के रिलीफ कैंप वगैरह में रहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि करीबन 80% जो श्रीलंकन तमिल हैं वो 30 साल से ज़्यादा भारत के अंदर रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100 श्रीलंकन तमिल भारत भाग के आए थे, तो उनमें से 80 श्रीलंका तमिल हैं जो 30 साल से ज़्यादा भारत के अंदर रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से इनकी जो आइडेंटिटी है, जो श्रीलंकन तमिल होने की आइडेंटिटी है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अगर आप तमिल से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल करें, आपको बहुत ऐसी चीज़ें, ऐसी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको पता नहीं होंगी। आगे एक आंध्र प्रदेश कास्ट सेंसस टू बिगिन ऑन दिसंबर 9 सेज मिनिस्टर। तो जिस प्रकार बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस करवाया बिहार के अंदर, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश भी जा रहा है कास्ट सेंसस करवाने, और ये कास्ट सेंसस की शुरुआत 9 दिसंबर को की जाएगी। दलित यूथ सीक्स हिज सैलरी फोर्स टू होल्ड फुटवेयर इन माउथ। ये गुजरात से एक न्यूज़ है। यहाँ पर क्या देखने को मिला कि एक दलित युवक था जो कि एक कंपनी में नौकरी करता था, और जब उस कंपनी से उसे टर्मिनेट कर दिया गया तो उसके बाद करीबन 16 दिन उसने एक्स्ट्रा काम किया उस कंपनी के अंदर, जिसकी पगार मांगने वो अपनी मालकिन के पास पहुंचा, लेकिन मालकिन ने उसे पहले तो भगा दिया, उसके बाद से उसे इग्नोर करने लगी। इसके बाद ये युवक अपने 2 दोस्तों के साथ इन मालकिन के पास पहुंचता है, और इसके बाद ये युवक आरोप लगाता है कि उसकी मालकिन ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, और साथ ही साथ अपनी चप्पल उतारकर कहा कि इस चप्पल को अपने मुंह पर रखो, अपने मुंह से इसे दबा कर रखो। और इसके बाद ये युवक पहुंचता है पुलिस के पास, और पुलिस में जाकर ये एफआईआर दर्ज करवाता है महिला के खिलाफ। महिला जो है वो मालिक है यहाँ पर इस कंपनी की जिसकी बात हो रही है। महिला का नाम है मिस विभूति पटेल। ये ओनर है रानीबा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की। और ये आप समझ सकते हैं कि आज भी इस मेंटेलिटी को हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसी मेंटेलिटी सोसाइटी के अंदर आज भी मौजूद है, जहाँ पर दलित जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार देखने को हमें मिलता है। जो अगर इस न्यूज़ को इग्नोर करना चाहते हैं तो वो आराम से इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस न्यूज़ को डीपली समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज भी जो साइकोलॉजी है लोगों की वो किस हद तक पिछड़ी हुई और पुरानी साइकोलॉजी चल रही है, जहाँ पर एक व्यक्ति को उसे नीचा दिखाने के लिए और उसका शोषण करने के लिए ये महिला क्या करती है, ये कहती है कि तुम मेरी चप्पल अपने मुंह से पकड़कर रखो। और इसके बाद इसे धमकी दी जाती है कि अगर ये दोबारा कंपनी के आसपास दिखा तो इसे मार दिया जाएगा, जिसके बाद ये पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस इस चीज़ पर कार्रवाई कर रही है। ये सब आरोप लगाए गए हैं इस युवक के द्वारा कि इसे चप्पल कहा गया इससे कि चप्पल को मुंह पे पकड़ो, और इसे ये मुंह पर चप्पल अपने पकड़ने पड़ी। ऐसी एक खबर आपको मध्य प्रदेश से देखने को मिली थी, जहाँ पर एक कोई जिन्हें बाहुबली कहते हैं वो एक व्यक्ति आता है और एक पेट्रोल पंप के पास एक शेड्यूल ट्राइब का आदमी बैठा होता है, और वो जाकर जो मध्य प्रदेश का जो ये युवक होता है, ये जो आदमी होता है सो कॉल्ड अपर कास्ट का आदमी, ये जाकर इस शेड्यूल ट्राइब के आदमी के मुंह पर पेशाब करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मेंटेलिटी है, ये जो साइकोलॉजी है, ये आज तक पनपी हुई है। और ये ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ है भारत के अंदर और ऐसा नहीं होता था। भारत जिन परिस्थितियों से निकल कर आया है वहाँ पहले यही सब चीज़ें होती थी, उसके बाद से बदलाव हुए, और फाइनली 1947 में हमें कुछ इतने बड़े बदलाव देखने को मिले 1950 तक, जब हमारा संविधान लागू हो जाता है, जिसके बाद से हर इंसान को, जो भी भारत का नागरिक है, उसे समान दर्जे के साथ देखने के लिए लॉज बनाए गए, फंडामेंटल राइट्स रखे गए। और इसके बावजूद यहाँ तक कि आपको याद रखना है कि आर्टिकल 17 जो है हमारा संविधान का, वो भी अनटचेबिलिटी की बात करता है कि अनटचेबिलिटी को कैसे हम एबॉलिश करें, और सज़ा देता है कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। अब ये जो मैंने आपसे इंसिडेंट बताया, तो ये दलित एट्रोसिटीज़ के अंदर का इंसिडेंट है कि दलितों को आज भी क्या क्या फेस करना पड़ता है इस सोसाइटी के अंदर, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ये जो युवक है ये बहुत बड़ा नहीं है, ये 21 साल का एक युवक है। अब आप सोच सकते हैं कि इसकी साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा कि ये जब ईमानदारी से काम करता था अपना और अपनी सैलरी लेता था, उसके बाद जब इसे टर्मिनेट कर दिया गया, उसके बाद हमें देखने को मिला कि जब ये अपनी सैलरी लेने वापस पहुंचा तो इसके साथ कैसा बर्ताव किया गया इनके मालिक द्वारा। अगली आप देख सकते हैं एक खबर आ रही है, तो जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं उन्हें पता है कि 5 भारतीय सेना के
वीर पुत्रों की शहादत हुई है कल जम्मू और कश्मीर के अंदर। और इसी से जब आगरा में पार्थिव शरीर पहुंचता है शुभम गुप्ता का, जो कि कैप्टन थे भारतीय सेना के अंदर, ये आगरा के रहने वाले थे, जो कि बैटल ग्राउंड में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनका शव घर पर पहुंचता है तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये इनके पिताजी हैं जो इन्हें सलामी दे रहे हैं आखिरी, ये इनकी माता हैं। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट और देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता क्या, मैं आपको नाम बता दें इसका, इनका नाम है, उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं ये योगेंद्र उपाध्याय। ये एक 50 लाख रुपए का चेक लेकर उन जो माँ हैं कैप्टन शुभम गुप्ता की, इनके आगे आकर फोटो खिंचवाने की कोशिश करते रहे। और जो माँ है वो पीछे से कहती रहीं कि ये प्रदर्शनी मत लगाओ, यहाँ पर ये प्रदर्शनी मत लगाओ। उसके बावजूद वो वहाँ पर खड़े होकर फोटो सेशन करवाते रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये खराब चीज़ है। और हमें इतना ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए नहीं देखना चाहिए, हमें इतना ज़्यादा नहीं घुस जाना पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कि हम डिस्ट्रेस्ड फैमिली को, जिसने सबसे सर्वोच्च कुर्बानी दी है जिस फैमिली ने, उसे जाकर हम इतना नीचा दिखाएं कि 50 लाख रुपए क्या होता है। आप समझ सकते हैं कुछ नहीं होता है एक जान के आगे। वो भी एक कैप्टन थे शुभम गुप्ता इंडियन आर्मी के अंदर, उनकी जो स्पार्क थी उसके आगे ये 50 लाख रुपए कुछ नहीं है। उसके बावजूद हमें देखने को मिला कि ये पैसों की जो सौगात दिखाई जा रही थी यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा, ये गलत चीज़ है। इसे अपोजिशन पार्टियों ने भी बहुत इस मुद्दे को लिया अपने ऊपर और इन्होंने कहा कि ये बहुत खराब चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें देखने को मिली है। अब यहाँ इसरो से एक न्यूज़ आ रही है, तो इसरो टू कंडक्ट PSLV's 60th फ्लाइट बाय एंड ऑफ दिसंबर। तो PSLV आप सबसे पहले समझ लीजिए, PSLV तो इसकी सिंपली फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये ऐसा लॉन्च व्हीकल होता है जो पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, पोलर ऑर्बिट के अंदर हमारे व्हीकल को, जो भी सैटेलाइट्स होती हैं उन्हें लॉन्च करवाता है। अब इसरो क्या चाह रहा है कि इस दिसंबर से पहले वो 60वीं फ्लाइट करवा दे PSLV की। PSLV एक अच्छा हॉर्स लोड है भारत के पास, और पहली बार जब PSLV जो शुरू किया गया था वो अनसक्सेसफुल हुआ था। पहली बार जब पोलर सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को जब छोड़ा गया था स्पेस में, तो ये अनसक्सेसफुल हुआ था 1993 के अंदर। उसके बाद ये करीबन अब 59 फ्लाइट्स ऑलरेडी ले चुका है। 60वीं फ्लाइट के लिए इसरो तैयारी कर रहा है कि 60वीं फ्लाइट 60th फ्लाइट इसकी होने जा रही है, और इसरो कोशिश कर रहा है कि दिसंबर से पहले ही हम इसकी 60th फ्लाइट रख दें। अब आपको जानना है पोलर सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, तो ये 44.4 मीटर लंबा है और इसके अंदर 4 स्टेजेस में प्रोपेलेंट भरा हुआ है। 2 स्टेज जो हैं वो सॉलिड प्रोपेलेंट की हैं और 2 जो स्टेज हैं वो लिक्विड प्रोपेलेंट की हैं इसके अंदर। आगे हम चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन से, नीड फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब ये एडिटोरियल कुछ बड़ा है तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। इसमें एक ही रिपीटेटिव चीज कही गई है, यहाँ बात की गई है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब आपको सबसे पहले बैकग्राउंड से समझना है। तो अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। अब क्लाइमेट चेंज की क्या समस्याएं हैं, तो क्लाइमेट चेंज की समस्या है कि वो वर्षा का जो पैटर्न है उसे चेंज कर देता है, गर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, पेड़ों फॉरेस्ट्स में आग वगैरह देखने को मिलती है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसे, जो हमारी किसानी की उपज होती है उसे भी ये कम कर देता है। अब ये एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो विश्व है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, ना कि पीछे की तरफ। तो आगे माना जा रहा है कि जो जनसंख्या होने जा रही है विश्व की वो बहुत ज़्यादा होने जा रही है, जिसकी वजह से जो फूड की डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा होने जा रही है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की इरा चल रही है। ग्लोबलाइजेशन की इरा में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा फूड पैटर्न है, जो हमारा खाने का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से फूड डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है। अब इस डिमांड को मीट कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों से लेकर इन सब चीज़ों के लिए UN की कुछ बॉडीज़ हैं जो इस विषय पर चर्चा कर रही हैं, इस पर ध्यान दे रही हैं, इस पर रिसर्चेस कर रही हैं। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कंसेप्ट लेकर आई क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का। अब ये क्या कहती है कि ये 3 पिलर का एक ऑब्जेक्ट है। इसमें हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम
जो हमारी पैदावार होती है एग्रीकल्चर के थ्रू उसे हम बढ़ा देंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं बढ़ाएंगे कि प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाए या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे। हम इसे ऐसे बढ़ाएंगे जिससे प्रदूषण भी कम से कम हो, एनवायरनमेंट को नुकसान भी कम से कम हो और जो हमारी उपज है वो बहुत ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ ये बात करते हैं अडेप्ट एंड बिल्ड रेजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर जो होनी ही हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते। जो चीज़ें खराब होनी ही हैं उन चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उन चीज़ों के लिए हम अडेप्टेशन मेथड्स ढूंढ सकते हैं कि हम उन नए तरीकों से उस चीज़ को हम दोबारा कर सकें। और दूसरी चीज़ क्या है कि रेजिलेंस बनाना क्लाइमेट चेंज के लिए। रेजिलेंस का मतलब क्या है कि अगर एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप पेड़ लगाइए बहुत ज़्यादा, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप लड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से ऑलरेडी। अगर आप पेड़ बस लगा रहे हैं, इतना छोटा सा आप काम कर रहे हैं, तो ये भी आप क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं। तो इसी का एक विषय आ जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। अब तीसरी चीज जो ये क्या कहते हैं कि रिड्यूस और रिमूव ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये क्या कर रही हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारी लिड है ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो हमारी लिड लगी हुई है एनवायरनमेंट की, ये पृथ्वी का जो तापमान है उसे बढ़ा दे रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ज़मीन है वो सूख जा रही है, जंगलों में आग लग जा रही है। तो तीसरा जो पिलर इनका है, इनका तीसरा पिलर है कि जो हमें ग्रीन हाउस गैस हैं इन्हें कम कर देना है और धीरे धीरे हमें नेट ज़ीरो पर पहुंचना है। ये इनकी एक 3 पिलर की स्ट्रेटजी है। अब ये बात करते हैं हमें स्मार्ट वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर को जब हम पानी लगाते हैं खेतों में तो हमें स्मार्टली पानी लगाना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए पानी का, क्योंकि ज़्यादा पानी यूज़ करने की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमें वेदर स्मार्ट होना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि क्या हम उगाने जा रहे हैं, और जो हमारी एजेंसियां हैं वो सब कोऑर्डिनेटेड वर्क करती हैं, जिससे वो बता सकती हैं कि कैसा मौसम, कैसा तापमान हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। इसके बाद ये बात करते हैं एनर्जी स्मार्ट की। तो एनर्जी स्मार्ट के लिए हम क्या प्रोजेक्ट चला सकते हैं कि हम सोलर पंप्स लगा सकते हैं अपने खेतों में, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम कम प्रदूषण करेंगे, क्योंकि डीजल का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं जो सादा पंप के अंदर होता है। उसके बाद कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिसेस। तो कुछ खेतियां ऐसी होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हम कार्बन के एमिशन को बहुत ज़्यादा कम जो होता है उस खेती को करने की वजह से उसे हम कम कर सकते हैं कुछ ऐसी तकनीकें यूज़ करके। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनकी ये बात करते हैं। अब आपको समझना है कि ये इसी विषय पर बात करेंगे पूरे इसमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए। अब आपको समझना है कि भारत इन चीज़ों से लड़ने के लिए क्या कर रहा है। तो भारत भी इन चीज़ों के लड़ने के लिए बहुत पहले से तैयार है। 2008 में भारत नेशनल एक्शन प्लान लेकर आया, जिसके अंदर 8 सब प्लान्स हैं। अब यहाँ पर कुछ सरकारी स्कीमें हैं जो अभी भी चल रही हैं, और इन स्कीमों के थ्रू क्या हो रहा है, एक तरह से हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। इन स्कीमों का नाम है द नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, बायोटेक किसान, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज। तो ये सब प्रोग्राम्स भारत की सरकार द्वारा ऑलरेडी चल रहे हैं। ये कुछ ही प्रोग्राम्स हैं जो मैंने आपको बताया, और भी प्रोग्राम्स भारत की तरफ से ऑलरेडी एक्शन में है, क्योंकि जो भारत की मिनिस्ट्रीज हैं और भारत की जो एग्रीकल्चर पर रिसर्च करने वाली बॉडीज हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन सब का खुद कहना है कि भारत को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और अगर मान लेते हैं कि कोई क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी हमें फ्यूचर में भारत के अंदर देखने को मिलती है, तो हमें अभी से उस समस्या से निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए रिसर्च चलती है भारत के अंदर, बहुत सारी रिसर्चें ऑलरेडी चलती रहती हैं। इन्हीं सब चीज़ से रिलेटेड ये एडिटोरियल लिखा गया है। आगे हम चलते हैं। ग्राउंड जीरो से आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड की वो टनल है जिसका नाम है सिलक्यारा टनल, और आपको पता है कि यहाँ 41 मजदूर फंसे हुए हैं अभी तक, और इन्हें निकालने की जद्दोजहद बहुत दिनों से चल रही है। अब करीबन 14 दिन होने वाले हैं और ये आज तक इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। मशीनें लगाई गई, मशीनें खराब हो जा रही हैं रास्ते में। उसके बाद यूएस से भी एक मशीन आई। अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया से कुछ जियोलॉजिस्ट्स को भी बुलाया गया, क्योंकि वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो पहाड़ है वो अभी भी उसका मलबा गिर जा रहा है, जिसकी वजह से बचाव और राहत का ये जो कार्य है इसमें समस्या हमें देखने को मिल रही है। अब कल की जब इंसिडेंट है कि एक मशीन लाई गई थी जिसके थ्रू माना जा रहा था कि अब कुछ ही मीटर बचे हुए हैं वो लोग जहाँ पर वो हैं, तो मशीन से ड्रिलिंग करके उन पत्थरों को हटाया जा रहा था, जिसके बाद एक कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट वहाँ पर उस मशीन में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो मशीन फंक्शनिंग करना बंद कर देती है। अब आपको देखना है यहाँ पर कि यहाँ करीबन 50 एम्बुलेंस बाहर ऑलरेडी मौजूद हैं, हर वक्त ये तैयार रहती हैं।
छोटे से टेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं राहत और सामग्री का सामान है, खाने पीने का सामान है, जो कि अंदर पैकेट्स के थ्रू भेजा जा रहा है लोगों को। अब वर्कर्स जो हैं, जो बच गए हैं वर्कर्स, उनसे पूछा गया रिपोर्टर्स द्वारा कि आप क्या मानते हैं कि अगर क्या होता तो ऐसी घटना हमें देखने को नहीं मिलती। तो इन वर्कर्स का कहना है कि अगर उन लोगों के पास वॉकी टॉकी डिवाइस होता तो हम उन्हें बता देते कि ऊपर जो है वो चीज़ें गिरने लगी हैं, पत्थर वगैरह गिरने लगे हैं, तो वो उसी वक्त उस टनल से निकल कर आ सकते थे। लेकिन वहाँ पर वॉकी टॉकी डिवाइसेस नहीं थी, जिस वजह से ऐसा हमें देखने को मिला कि वो लोग अंदर फंसे रह गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हो रहा है और वो अंदर ही फंसे रह गए इस टनल के अंदर। आगे एक ये न्यूज़ है, सेबी सुप्रीम कोर्ट अदानी ग्रुप से रिलेटेड न्यूज़ है ये। इस न्यूज़ में आपको सबसे पहले बैकग्राउंड समझना है। तो इस साल जनवरी और फरवरी के महीने में सबसे पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट निकल कर आती है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि ये अपने शेयर्स में धांधली करते हैं। उसके बाद OCCRP की एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है, फुल फॉर्म आप समझ लीजिए पहले, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये कुछ अखबारों द्वारा, कुछ जर्नलिस्ट द्वारा, पत्रकारों द्वारा मिलकर बनाया गया एक ग्रुप है। ये जांच करते हैं अदानी की और ये बहुत सारे ऐसे सबूत ढूंढते हैं या बताते हैं कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिससे अदानी के जो शेयर्स हैं इनमें धांधली का डायरेक्टली पता चल जाता है। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि सेबी, जो कि भारत की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये एक बड़ी बॉडी है, एक रेगुलेटर है। आप समझ लीजिए कि मार्केट रेगुलेशन भारत के अंदर यही देखती है सेबी। मार्केट से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं सब सेबी ही देखती है भारत के अंदर। तो उसके बाद सेबी को जांच करने के लिए दायरा दिया जाता है। सबसे पहले हम जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है वहाँ से बात करते हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाती है और इस कमेटी में कुछ मेंबर सुप्रीम कोर्ट ही चुनती है, जिसके बाद वो कमेटी जांच करती है और अदानी को क्लीन चिट मिल जाती है। अब आगे आपको देखना है, उसके बाद जब ये दूसरी रिपोर्ट निकल कर आई है OCCRP, इसके बाद ये केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सेबी से कहा जाता है कि अदानी ग्रुप की जांच की जाए दोबारा। और सेबी से जो पहले जांच करने के लिए कहा गया था उस रिपोर्ट को जब मांगा जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो सेबी और कुछ समय मांग लेती है और इसी तरह समय मांगते हुए अभी तक सेबी फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जब दूसरा केस निकल कर आया है, OCCRP ने जब बताया है कुछ धांधलियों का, तो जो अपोजिशन के वकील हैं जिन्होंने अदानी के खिलाफ केस किया है, प्रशांत भूषण, इनका कहना था कि OCCRP के जो सबूत हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए सेबी को अदानी के खिलाफ माफ़ कीजिएगा आरोप बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर DY चंद्रचूड़ का कहना है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका एक टिप्पणी आई कि सेबी जो है वो एक भारत की मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एजेंसी है और सेबी ऐसी जांचों पर भरोसा नहीं कर सकती, ऐसे सबूतों पर भरोसा नहीं कर सकती। उसके सबूत एकदम ठोस होने चाहिए और इन्हीं सब चीज़ के लेकर सेबी से कहा जाता है कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट जांच करे। अब यहाँ पर जो प्रशांत भूषण थे, इसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहते हैं कि जो पहले जांच करने के लिए माफ़ कीजिएगा जो कमेटी बनाई गई थी अदानी ग्रुप के शेयर्स पर जांच करने के लिए, उस कमेटी के जो मेंबर्स थे वो अदानी ग्रुप से रिलेटेड मेंबर्स थे। तो ये प्रशांत भूषण मांग कर रहे हैं कि एक नई कमेटी बनाई जाए जो स्पेशलाइज्ड कमेटी हो और वो अदानी ग्रुप के हर एंगल से इसकी जांच करे। अब ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो भी न्यूज़ आएगी वो हम कवर करेंगे। आगे हम चलते हैं, सेंटर एग्जाम्स CERT इन फ्रॉम परव्यू ऑफ RTI एक्ट। सबसे पहले आपको जानना है CERT इन क्या है, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया। ठीक है, तो भारत के अंदर अगर कोई साइबर अटैक होता है या कोई, जैसे मान लेते हैं कोई चाइनीज हैकर आकर भारत के सर्वर्स को, कंप्यूटर्स को हैक कर लेता है, तो ये जो हमारी एजेंसी है ये उस चीज़ से लड़ने के लिए नोडल एजेंसी है। फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इसे हम कहते हैं CERT इन मतलब इंडिया। अब आपको यहाँ पर दूसरी चीज़ समझनी है, RTI एक्ट के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है कि आप जाकर सरकार से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं किसी चीज़ के लिए। लेकिन अब क्या किया गया है कि जो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया है, इसे RTI एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब ये RTI के थ्रू आप कोई भी जानकारी नहीं निकलवा सकते, जो भी CERT इन के द्वारा जो भी चीज़ चल रही है इसके अंदर आप उसकी जानकारी अब नहीं पा सकते। आपको और जानना है कि और कौन कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के दायरे से एक्सेम्प्टेड हैं, बाहर हैं, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे हम रॉ कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
ये सब आरटीआई के दायरे से एग्जेम्प्ट है। और आरटीआई का ही जो सेकंड शेड्यूल है, जो ये लॉ है 2005 का आरटीआई एक्ट, इसी के सेकंड शेड्यूल के अंदर एग्जेम्पशंस की बात की गई है, जिसके अंदर अब सीईआरटी को भी डाल दिया गया है। आगे हम चलते हैं। अब कुछ दिन से खबर निकल कर आ रही है कि चाइना के अंदर रेस्पिरेटरी इलनेस का मतलब है बच्चों के अंदर वहां पर देखने को मिला है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और दूसरी चीज चाइना के अंदर से एक निकल कर आई है कि वहां पर इन्फ्लुएंजा के केस, जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा है इस बार, इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको सबसे पहले समझना है एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है। तो एवियन मतलब होता है, साइंटिफिक नेम है ये बर्ड का, तो बर्ड के लिए हम एवियन कहते हैं, और इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू इन्फ्लुएंजा से ही वर्ड निकल कर आया है फ्लू। तो बर्ड फ्लू को हम कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, तो ये बर्ड फ्लू का ही दूसरा नाम है। तो बर्ड फ्लू और दूसरी जो मैंने रेस्पिरेटरी इलनेस बताई बच्चों के अंदर, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त मीडिया में छाई हुई हैं। इंटरनेशनल मीडिया की अगर हम बात करें कि चाइना के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस निकल कर आए हैं, साथ ही साथ एवियन इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे केसेस निकल कर आए हैं, जिसे लेकर विश्व भर की सारी संगठन जो हैं वो सतर्क हो गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो आज तक केवल पाया गया था कि वो केवल उन्हें होता है बर्ड्स को, लेकिन चाइना के अंदर एक व्यक्ति पर भी इस केस का असर देखने को मिला। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है इससे क्या हुआ है कि भारत भी इस चीज़ से सतर्क हो गया है और वो क्लोजली मॉनिटर कर रहा है एवियन इन्फ्लुएंजा के केस को। लेकिन भारत ने कहा है कि ऐसा मतलब कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है और ये चीज़ें होती रहती हैं, चाइना में हो रही हैं, लेकिन भारत में ये नहीं होंगी और हमारे कंट्रोल में है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं। दूसरी चीज़ है जेनेरिक ड्रग्स की। तो 4 रेयर डिजीज़ के ड्रग्स को अवेलेबल कर दिया गया है इंडिया के अंदर। रेयर डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो बहुत कम पाई जाती हैं और इनकी दवाएं बहुत कम ही बनाई जाती हैं। तो ये कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके ड्रग्स को सस्ता कर दिया जाएगा भारत के अंदर। आपको समझना है कि अगर इन्हें जेनेरिक ड्रग की कैटेगरी में लिया जाएगा तो इनके दाम को करीबन 60 से 100 टाइम्स कम कर दिया जाएगा। मान लेते हैं एक दवा की कीमत 1000 रुपये थी, तो हो सकता है कि इसकी कीमत केवल 10 रुपये ही बचे, या 100 रुपये बचे, या 50 रुपये बचे, तो इतना घट जाएगा। कौन कौन सी बीमारियां हैं ये रेयर डिजीज़ हैं। तो टायरोसाइनामिया टाइप 1, गॉचर्स डिजीज़, विल्सन्स डिजीज़, ड्रेविट लेनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम, ये डिजीज़ हैं जिन्हें रेयर डिजीज़ कहा जाता है और इनकी दवा अब भारत के अंदर अवेलेबल होगी जेनेरिक फॉर्म में। दूसरी और कौन सी डिजीज़ को भारत जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इंक्लूड करना चाहती है, जिनका जेनेरिक ड्रग अवेलेबल करवाना चाहती है, तो वो हैं फेनाइलोकेंटोरिया और हाइपर एमोनेमिया। ये 2 हमारी बीमारी और हैं। यहाँ पर आप इसकी स्पेलिंग देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हुई मुझे। आज के न्यूज़पेपर से बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। कल रविवार है, कल न्यूज़पेपर ऑफ रहेगा। मिलते हैं मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिए, छुट्टी एंजॉय करिए। धन्यवाद।